बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है आयनाइजेशन के बारे में। सो आयंस क्या होते हैं, आयनाइजेशन जो है वो हमारी फार्मेसी में मेडिसिन्स को किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है, और ख़ास तौर पे हम दो तरह के आयंस हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड जो है वो हमारा पीएच का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे लिंक्ड है। तो हम पीएच और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस इनके बारे में डिस्कस करेंगे, और अ, इसी में हम आयनाइजेशन को भी जो असल में मेन टॉपिक है हमारा आयनाइजेशन का वो पीएच से रिलेटेड है। सो ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस के अंदर हमने ये पोर्शन जो है वो कवर करना है। कुछ और हम चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लर्निंग आउटकम्स में हम जो है सबसे पहले डिस्कस करेंगे आयनाइजेशंस, और आयनाइजेशन के अंदर सबसे एसिड्स और बेसिस की आयनाइजेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। फिर हमने बफर्स के बारे में भी पढ़ना है, और फिर कांस्टेंट्स, डिसोसिएशन कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम एसिड और बेसिस इन दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट्स के बारे में हमने डिस्कस करना है, व्हाट आर दोस। फिर हमने पीएच के बारे में डिस्कस करना है, और हमें चेक करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड हाइड्रोजन आयन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आयनाइजेशन में सबसे ज़्यादा हम जो चीज़ डिस्कस करते हैं वो उसकी किसी चीज़ की पीएच है। तो पीएच और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ये क्या है, और किस तरीके से पीएच चेंज होता है जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चेंज होती है। तो अक्सर औक़ात जो है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है, और उसकी वजह से पीएच के अंदर चेंजिंग आती है। तो वो कितनी फोल्ड इंक्रीज या डिक्रीज आता है इसको डिस्कस करेंगे। हेंडरसन हेज़लबैक इक्वेशन को डिस्कस करना है हमने, और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं पीएच, पीकेए, ये वीक एसिड और वीक बेसिस के लिए हम कैलकुलेट करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमने कंपोजिशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशंस, बफर कैसे काम करते हैं और कैसे मेंटेन करते हैं पीएच को, ये भी डिस्कस करेंगे। कुछ बायोलॉजिकल एग्जांपल्स देखेंगे बफर की, और एंट एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेडिसिन जो हैं कॉमनली हो सकता है आप हम यूज़ करते हैं, आपको पता हो। सो इम्पोर्टेंस क्या है इस टॉपिक की? इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस जो है वो आयनाइजेशन की इस तरीके से है कि मैंने आपको बताया कि आयनाइजेशंस, आयंस जब बनते हैं तो हमारी ड्रग की सॉल्युबिलिटी जो है वो इफ़ेक्ट होती है। ड्रग की सॉल्युबिलिटी जब इफ़ेक्ट होती है तो ड्रग सॉल्युबिलिटी इफ़ेक्ट होने की वजह से ड्रग की एब्जॉर्प्शन इफ़ेक्ट करती है। अगर ड्रग पुअर सॉल्युबल है तो फिर वो एब्जॉर्ब भी कम होगी, और जब वो एब्जॉर्ब कम होगी तो उसकी वजह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ेक्ट करती है बॉडी के अंदर। ठीक है, इसी वजह से पीएच का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर। फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो हैं वो पीएच के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। इसी वजह से हम जितनी भी मेडिकेशन बनाते हैं, और ख़ास तौर पे जो इंजेक्टेबल बनाते हैं, उनको इंसर्ट करने से पहले, इंट्रोड्यूस करवाने से पहले हम उनका बफर, उनके अंदर बफर जो है वो ऐड करते हैं, उनका पीएच जो है वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, अच्छा, एप्लीकेशंस क्या हैं इस टॉपिक की? आपने इंशाल्लाह इसके बाद आपको ड्रग की एब्जॉर्प्शन के बारे में पता चलेगा, ड्रग की प्रॉपर्टीज़, ख़ासतौर पे हम एसिड और बेस प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। उनके पीकेए वैल्यूज़ जब डिस्कस करेंगे तो उससे हमें उनकी एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में जो है वो फर्दर हमें नॉलेज मिलेगा। और फिर हमें ये अप्लाई आप यहाँ भी कर सकते हैं कि ख़ास तौर पे जब मेडिसिन्स की डिस्कवरी की बात आती है तो मेडिसिन डिस्कवरी के अंदर पीएच और पीकेए वैल्यूज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये कैलकुलेट की जाती हैं। तो ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है कि ये रिफा एस्पायर्ड मॉडल या रिफा एस्पायर स्टूडेंट मॉडल है। अकॉर्डिंग टू रिफा, स्टूडेंट्स के अंदर हम ये चाहते हैं कि ये चार जो हैं पर्सनैलिटीज़ डेवलप हों। एक तो है एक्टिव कंट्रीब्यूटर बने, स्टूडेंट जो है वो एक्टिव लर्नर बने, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने, और कॉन्फिडेंट पर्सन बने। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, होपफुली इनको पढ़ने के बाद आपको कुछ ड्रग डिस्कवरी के बारे में पता चलेगा। ड्रग डिस्कवरी के अंदर पीएच और पीकेए इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी,
आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि अगर बॉडी के अंदर हमने कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है तो उसका पीएच जो है वो बॉडी के पीएच के बराबर होना चाहिए। तो आप एक तरह से एक्टिव लर्नर बनेंगे, और एक्टिव लर्नर जब आप फ्यूचर में इसको अप्लाई करेंगे ड्यूरिंग द आपकी जो भी जॉब होगी उसके अंदर, तो आप एक तरह के एक्टिव कंट्रीब्यूटर जो है वो डेवलप होंगे। और फिर साथ साथ जो है वो अगर आपको नॉलेज मिलेगा, नॉलेज के ऊपर आपको ग्रास्प हासिल हो जाता है, तो फिर आप कंट्रीब्यूटर एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनेंगे, ठीक है। और साथ साथ जो है उसकी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट होगा इंशाल्लाह। सो टॉपिक ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है सबसे पहले एसिड्स और बेसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है एसिड्स और बेसिस जो हैं डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किए जाते हैं, और इनिशियली अरीनियस एसिड जो है एक इनिशियल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो है ये ब्राउनस्टेट लोरी एसिड कॉन्सेप्ट आया था, फिर लेविस एसिड। तो ये तीनों जो है ये एसिड और बेसिस को डिफ़ाइन करने की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अरीनियस एसिड जो है असल में इनिशियली अरीनियस एसिड 1880s के अंदर जो है अरीनियस ने जो साइंटिस्ट था उसने एक्सप्लेन किया, और इसने खाली एक्वस सोल्यूशन के अंदर ये बताया कि एसिड और बेसिस कौन से होते हैं। यानी कि उसने ये बताया कि सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। तो उसने खाली एक्वस यानी वाटर के बारे में, वाटर के अंदर कोई सब्सटेंस आपने ऐड किया और वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे कहेंगे एसिड, अरीनियस एसिड। और ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के अंदर आपने ऐड किया और वो डिसोसिएट होके OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, देन इट बी कॉल्ड अरीनियस बेस। तो 1880s के अंदर इनिशियल उसने जो है ये बात प्रपोज की थी कि एसिड्स और बेसिस जो हैं वो वाटर के अंदर होते हैं, और जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो आइदर हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं या फिर वो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सॉल्यूशंस जो हैं वो एक्वस भी हो सकते हैं, नॉन एक्वस भी हो सकते हैं। तो जब नॉन एक्वस आप सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उसके अंदर एसिड और बेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी 1920s के अंदर ब्राउनस्टेट लोरी एसिड थ्योरी जो है ये प्रपोज की गई। तो इसके अकॉर्डिंग द सब्सटेंसेस विच डोनेट द प्रोटॉन और विच इज़ कॉल्ड प्रोटॉन डोनर, तो जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करेगा उसे हम कहेंगे ब्राउनस्टेट लोरी एसिड, और जो सब्सटेंस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा उसे हम कहेंगे ब्राउनस्टेट लोरी बेस। तो ये आपको सामने नज़र आ रही है, एसिड नज़र आ रहा है और बेस ये आपस में रिएक्ट कर रहा है। एसिड जब हाइड्रोजन आयंस अपना डोनेट कर देगा, तो एसिड वो है जो कि हाइड्रोजन आयन जो है वो डोनेट कर रहा है, तो जब वो हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस के अंदर। एग्जांपल यहाँ आपके सामने लिखी हुई है, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड जो है जब अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देता है, देन इट विल कन्वर्ट इनटू acetate ion, and this acetate ion can react with the hydrogen and convert back to the acetic acid. So it has the capability, because it has a negative charge and it can easily react with the hydrogen ion and convert back to the acetic acid. This is called conjugate base. तो एसिड जब हाइड्रोजन आयंस अपना यानी प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर देती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है कंजुगेट बेस के अंदर। ऑन दी अदर हैंड यहाँ कोई भी अगर बेस हो तो बेस जब हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगी तो वो कंजुगेट एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो एसिड कन्वर्ट्स इनटू कंजुगेट बेस एंड बेस कन्वर्ट्स इनटू द कंजुगेट एसिड। ये चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। थर्ड जो है 1923 के अंदर ही थर्ड जो है थ्योरी आई लेविस एसिड, जिसमें उन्होंने बताया कि सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं इट इज़ कॉल्ड लेविस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड लुईस बेस। ऑब्वियसली बात है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जो ये डोनेट करते हैं, तो ये सब्सटेंसेस जो हैं वो बेस कहलाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं और जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो these will be called लुईस एसिड्स, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशंस हैं एसिड्स और बेसिस की। इनिशियली आर्नियस ने बताया था
तो उसके अंदर उसने नॉन एक्वस सॉल्यूशन को मद्देनज़र नहीं रखा, उसको कवर किया ब्रोंस्टेड-लुरी थ्योरी ने। फिर उसके बाद उन्होंने ल्यूइस ने ये एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन भी नहीं होता और हाइड्रोक्साइड आयन भी नहीं होता, तो फिर उसके अंदर क्या कोई एसिड और बेस नहीं होगा? यस ज़रूर होगा उसके अंदर। उसके अंदर फिर हम चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरफ से मूव कर रहे हैं। सो ये आप कह सकते हैं कि सबसे लेटेस्ट जो थ्योरी है वो ल्यूइस एसिड थ्योरी है। अच्छा, सो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। लेट मी ओके, ये हो गया डिस्कस। हमने नेक्स्ट एसिड बेस इक्विलिब्रिया जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है। ये तो हमने कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस भी कर ली हैं कि एसिड जो है वो सब्सटेंस होता है जो कि हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है। ये ऑलरेडी वही चीज़ है जो कि प्रीवियस मैंने आपको बता दी पिक्चर में, यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। सो कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें अगर हैं तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ केपेबल ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटॉन। इसके अंदर देखें, सब्सटेंस जो है वो दोनों चार्ज और अनचार्ज दोनों हो सकते हैं, और बेस जो है वो भी चार्ज भी हो सकता है और अनचार्ज भी हो सकता है, जो कि एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन, और एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करेगा, ठीक है। अब एसिड को लिखने का तरीका ये है HA, ठीक है, क्योंकि उसने H जो है वो डोनेट कर देना है और उसने कन्वर्ट हो जाना है कंजुगेट बेस के अंदर। तो इस केस के अंदर HA आपका एसिड है। HA जो है वो डिसोसिएट कर रहा है, हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर रहा है, और एक यानी कंजुगेट बेस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। इस बेस को हम क्या कहेंगे? कंजुगेट बेस, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड कंजुगेट बेस। अच्छा, तो ये आपका कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनता है जब भी एसिड जो है वो डोनेट करता है हाइड्रोजन आयंस। इसी तरीके से सेम बेस जो है जब वो एक्सेप्ट करेगी प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगी, तो तब जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी कंजुगेट बेस एसिड के अंदर, सॉरी कंजुगेट बेस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी कंजुगेट एसिड के अंदर, ठीक है। सो ये रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहता है, एसिड बेस रिएक्शन, अनटिल इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए, ठीक है। आपको ये एरो जो है यहाँ 2 वे एरो नज़र आ रहा है। तो एसिड जो है वो डिसोसिएट हो रहा होता है और कुछ आयंस मिल के वापस जो है वो एसिड बना रहे होते हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये चलता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए, ठीक है। द प्रोटॉन ऑफ एन एसिड डज नॉट एग्जिस्ट फ्री इन द सोल्यूशन, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ मेंशन, जो भी मैंने हाईलाइट भी की। इसका मतलब ये है कि जब हाइड्रोजन आयंस आपके डिसोसिएट होते हैं तो वो खाली हाइड्रोजन आयंस जो है ना फ्लोट नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ये फ्री वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अक्सर आपको ये जो इक्वेशन है ये इस तरीके से नज़र नहीं आएगी। H+ आयंस जो है वो खाली जो है वो सर्कुलेट नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज अक्सर हमारे सॉल्यूशंस होते हैं जब वाटर के अंदर कोई आप चीज़ डिज़ोल्व करते हैं तो पानी की क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है और ये हाइड्रोजन आयंस जो डिसोसिएट हुए होते हैं बहुत कम होते हैं। तो फ्री वाटर के साथ ये आपके हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोनियम आयंस जो है वो बना देते हैं, ठीक है। सो ये आपको अक्सर इक्वेशन जो है वो H3O पॉजिटिव में यूँ शो होगी, ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो अब एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ये डिपेंड करता है कि वो कितने ज़्यादा प्रोटॉन्स जो है वो डोनेट कर रहा है, और अगर हम ल्यूइस थ्योरी की बात करें तो वो कितना इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इन वाटर HCl डोनेट्स अ प्रोटॉन मोर रेडिली देन डज एसिडिक एसिड, यानी कि अगर एसिडिक एसिड को आप वाटर के अंदर डालेंगे तो वो इतनी जल्दी डोनेट नहीं करेगा अपना हाइड्रोजन एज कम्पेयर टू HCl। HCl जो है वो इसी वजह से स्ट्रॉन्गर एसिड है, और ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये ज़्यादा डिसोसिएट करता है, और जब हम HCl को वाटर के अंदर इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो हाइड्रोजन आयंस ऑफ द HCl जो होंगे वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द एसिटिक एसिड। और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी, हम आगे चल के देखते हैं
इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का अगर आप नेगेटिव लॉग ले लें तो वो कहलाता है पीएच। तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की होगी उसका जब आप लॉग लेंगे, नेगेटिव लॉग लेंगे, तो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी वैल्यू, उतनी ही स्मॉल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस अलहदा होंगे, और जितने हाइड्रोजन आयंस अलहदा होंगे, जितनी बड़ी वैल्यू होगी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की, उसका जब आप नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो नेगेटिव लॉग जो है उतनी ही स्मॉल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आगे हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं। सो HCl जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, वो ज़्यादा अपने प्रोटॉन जो है वो डोनेट करता है एज कम्पेयर टू वीक एसिड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HCl में डिसोसिएट कम्प्लीटली इन लिक्विड अमोनिया बट ओनली वेरी स्लाइटली इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो अब ये भी बात है इसके अंदर इम्पोर्टेंट कि HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है किसके अंदर, लिक्विड अमोनिया के अंदर। ठीक है, तो हमने ये भी देखना है कि उसकी जो एसिड और बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस सॉल्वेंट के अंदर हैं। जैसे कि यहाँ मेंशन्ड है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर वो प्रोटॉन से डोनेट नहीं करेगा। इसकी रीज़न ये है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि HCl और कोई भी आप एसिड की बात करें तो एसिड की हमने एसिडिटी जो है वो सॉल्वेंट के रिलेशन में देखनी है। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कि सॉल्वेंट के अंदर अपना हाइड्रोजन आयन बड़े आराम से डोनेट करते हैं, जैसे कि HCl वाटर के अंदर जो है वो फुली आयोनाइज हो जाता है, तकरीबन तमाम ही उसके जो है वो आयन जो है वो डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर जो है वो बहुत कम अलहदा होते हैं। तो इसकी रीज़न एक तो यह है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और एसिटिक एसिड के अंदर ख़ास तौर पर ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर जो है वो हाइड्रोजन जो है वो अलहदा जब होते हैं तो वो सेपरेट नहीं हो पाते और उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं। तो HCl जो है वो इसके अंदर एक तो डिसोसिएट भी नहीं होता और सोल्युबलाइज भी ज़्यादा नहीं होता। ऑन द अदर हैंड लिक्विड अमोनिया के अंदर जो है वो वीक बॉन्डिंग्स हैं बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो HCl जो है वो डिसोसिएट कम्प्लीटली हो जाता है लिक्विड अमोनिया के अंदर। ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि आपका जो सब्सटेंस है, जो सॉल्वेंट है, उसके रिलेशन में आपका जो केमिकल है वो कितना एसिडिक है और बेसिक है। तो ये आपके सामने डिफरेंस मौजूद है। जैसे भी मैंने बताया ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर HCl जो है वो वीक एसिड है। तो असल में एसिटिक एसिड और ग्लेशियल एसिटिक एसिड में जो है फ़र्क है, यह फ़र्क आपके सामने इन स्लाइड के अंदर है, या आप स्टडी भी कर सकते हैं। यानी कि जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं एज अ फूड के तौर पे वो है एसिटिक एसिड, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है वो हम यूज़ नहीं करते बिकॉज इट इज़ वेरी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। जो एसिटिक एसिड है वो वाटर के अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसमें वाटर ज़्यादा होता है, ये फूड के तौर पे भी यूज़ होता है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ वेरी करोसिव एंड इट कैन कॉज स्किन डैमेज। ठीक है, so there is a difference between acetic acid and glacial acetic acid. These are just additional concepts. अच्छा, तो बात आ जाती है आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। यानी कि जब आपका फॉर एग्जांपल HCl की एग्जांपल दी कि जब आप उसको पानी में डालेंगे तो वो कितना मॉलिक्यूल्स कितने ज़्यादा डिसोसिएट होंगे, उसमें से हाइड्रोजन के आयंस कितने ज़्यादा बनेंगे, और HCl कितना ज़्यादा डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन और क्लोराइड आयंस के अंदर। ठीक है, सो हमारा HCl जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। जब वो पोलर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है H+ आयंस और क्लोराइड नेगेटिव आयंस। मैंने आपको कहा था कि H+ आयंस जो हैं वो अकेले नहीं रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोनियम आयंस के अंदर। ठीक है, सो इस केस में HCl प्लस वाटर ये आपको देगा H+, मैंने पहले कहा कि H+ बनेगा प्लस Cl नेगेटिव बनेगा, लेकिन ये H+ जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और वाटर के साथ रिएक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोनियम आयंस के अंदर। ठीक है, सो
आयनाइजेशन क्या होगी, आयनाइजेशन ये कहलाएगी कि कितनी ज़्यादा सेपरेशन हो रही है। HCl जो है वो तकरीबन कम्प्लीटली जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, उसके सारे हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो वाटर के अंदर अलहदा हो जाते हैं और वाटर के अंदर उसके जो ये क्रिस्टल लैटिस के अंदर से सब्सटेंसेस हैं और सॉल्ट्स हैं वो अलहदा हो जाते हैं और डिज़ोल्व हो जाते हैं आपके सोल्यूशन के अंदर। हेंस इट इज़ कॉल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग एसिड। सो आयनाइजेशन क्या है, आयनाइजेशन जो है असल में कंप्लीट सेपरेशन है आयंस की फ्रॉम अ क्रिस्टल लैटिस, जब सब्सटेंस को आप किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करें। ऑन द अदर हैंड डिसोसिएशन क्या है, डिसोसिएशन इज अ सेपरेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन when the ions are associated by inter-ionic attraction. So आयनाइजेशन है जब आपने सॉल्ट ऐड किया सॉल्वेंट के अंदर तो वो सॉल्ट क्रिस्टल से सब्सटेंसेस कितने अलग हो रहे हैं और आयंस बन करके वो सेपरेट हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड डिसोसिएशन क्या है, डिसोसिएशन है कि आयनिक इंटर आयनिक बॉन्ड से आयंस जो है वो आपस में जुड़े हुए थे और वो आयंस जो हैं सोल्यूशन के अंदर सेपरेट हो रहे हैं। तो ऑलरेडी फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और क्लोराइड आयंस जो हैं वो मौजूद थे सोल्यूशन के अंदर और वो आपस में उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ था और वो कितना बॉन्ड ब्रेक करके अलग-अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहेंगे डिसोसिएशन। for weak electrolytes dissociation is a reversible process। तो हमारे असल में जितने ज़्यादा इनकी डिसोसिएशन होगी उतने ज़्यादा आयंस बनेंगे और जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होगी आपके सोल्यूशन के अंदर। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ मसला क्या होता है कि उनकी जो डिसोसिएशन है रिवर्सिबल होती है। फॉर एग्जांपल H+ और Cl नेगेटिव आयंस अलग-अलग हुए थे, ये आपस में दोबारा मिल जाएंगे। जब दोबारा मिल जाएंगे तो फिर ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना देंगे और फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इनकी कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है, सो ऑल्दो HCl तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा था एसिटिक एसिड की अगर आप बात ले लें सो एसिटेट आयंस जो हैं वो वाटर के साथ मिलकर एसिटिक एसिड जो है वो बना देंगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और ये जो रिवर्सिबल इनकी दोबारा से डिसोसिएशन को, यानी पहले डिसोसिएट हुए थे वो आपस में दोबारा मिल गए हैं तो फिर वो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे। आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, कंडक्ट नहीं होगी आपके सॉल्यूशन के अंदर। दैट्स व्हाई दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है जिसको हम Ka से डिनोट करते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमें लॉ ऑफ मास एक्शन का पता होना चाहिए। एज यू नो पहले भी हमने स्टडी किया हुआ है लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये केमिकल रिएक्शन है, नीचे A+B, ठीक है, ये उसके साथ आपको फैक्टर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये रिएक्ट कर रहा है, A B के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, सो अगर मैं कहता हूँ कि इस केमिकल रिएक्शन का ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसका रेट क्या है, ये किस रेट से फ्लो कर रहा है, ये अकर हो रहा है, तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। रेट विल बी इक्वल टू, इसको अगर मैं रिमूव करता हूँ तो मुझे कांस्टेंट यहाँ ऐड करना पड़ेगा। देन मेरी जो एक्सपोनेंट्स हैं, मेरे जो रिएक्टेंट्स हैं, इनको इनकी जो इनके जो कंसंट्रेशन है, सो हमारा ये जो A और B जो है आपस में रिएक्ट कर रहा है, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आपने लॉ ऑफ मास एक्शन के इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो A+B ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ये जो है रिप्लेस हो जाएगा आपकी कांस्टेंट के साथ। A+B ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे A इंटू B और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं ये अब एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में जो है वो इनके साथ इनकी पावर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो असल में लॉ ऑफ मास एक्शन कहता क्या है, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। सो रेट of the chemical reaction is directly proportional to the product यानी multiplication of the concentrations of the reactants each raised to the power of the number of the moles of the substance। तो हमें पता है कि ये कितने मोल था, कितने इसकी जो आपको
ये कोफिशिएंट नज़र आ रहा है, ठीक है। इस कोफिशिएंट जितने भी मोल्स थे इसके, इसको हम इसकी पावर के साथ जो है, इस एज अ पावर जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और के जो है असल में ये डिनोट कर रहा है कि कितनी स्पीड से ए बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सो के इज़ द रेट कांस्टेंट, या फिर आप कह सकते हैं कितनी स्पीड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट। At a given temperature, the rate of the chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactants, ठीक है। So यानी कि ये जो रेट है, it is directly proportional, it is directly proportional to the product, it is directly proportional to the product A multiplied by B, और इनकी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन जो है वो इनकी पावर एज अ पावर जो है वो हम इसको करेंगे कुलट। ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, असल में ये एक नॉर्वेजियन केमिस्ट थे, उन्होंने ये प्रपोज किया था 1864 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि जब आप कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, उस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हम इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस फाइंड आउट करना चाहें रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है एट द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑब्वियस सी बात है वही होगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स कितने मौजूद हैं और आपके रिएक्टेंट्स कितने मौजूद हैं, ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसने इन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो के होगा, and the equilibrium constant will always be equal to products over reactants। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो आपकी हो जाएगी सी और डी, ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्टेंट्स थे आपके ए और बी थे, ये उनके साथ जो इनकी कंसंट्रेशन है, उनका कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो आपको ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं, इन ब्रैकेट का ऑफिशियली जो मीनिंग है वो कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इसको कंसंट्रेशन पढ़ते हैं मैथमेटिकली। ये जो आपके ब्रैकेट्स हैं ये कहलाते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि एसिड्स के लिए हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। डिसोसिएशन क्या होती है, यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जब आप कोई चीज़ किसी सब्सटेंस को किसी सॉल्यूशन के अंदर ऐड करें और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हों सब्सटेंस के और उनकी सेपरेशन हो और आयंस जो है वो बने, उन्हें हम कहते हैं डिसोसिएशन। कितने आयंस बन रहे हैं, कितनी ज़्यादा डिसोसिएट हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है उनके कांस्टेंट के ऊपर, जो कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम के ऊपर कितनी चीज़ें उनकी डिसोसिएट हो रही हैं, आयंस अलग हो रहे हैं, वो कहलाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एसिड्स हमने अभी डिस्कस किया कि एसिड्स वो होते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करें, वाटर के अंदर जाके जब वो हल होते हैं तो वो आयंस बना देते हैं, जैसे कि H+ और A नेगेटिव आयंस, यानी कि एसिड जो है वो कंजुगेट बेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और साथ जो है वो हाइड्रोजन आयंस जो है वो अलग कर देगा। या फिर हमने कहा कि ये जो इक्वेशन है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो एसिड है वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन आयंस जो है वो वाटर के साथ, फ्री वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और हाइड्रोनियम आयंस और एक आपकी कंजुगेट बेस जो है वो बन जाएगी। ये रिएक्शन होता रहेगा, हमारे बोथ डायरेक्शन में होता रहेगा जब तक एक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता, यानी कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं वो HA है। इसका जो अगर हम इसकी कांस्टेंट निकालना चाहें तो कांस्टेंट आएगा K1 इंटू HA, ठीक है। तो रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K1 इंटू HA। और अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा K2 यहाँ H+ मल्टीप्लाई बाय A नेगेटिव,
तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाई बाय A नेगेटिव और उसका जो कांस्टेंट है वो K2 कहलाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम पे क्या है, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन। तो मैं ये यूं भी लिख सकता हूँ K1 HA will be equal to K2H plus into A नेगेटिव, मैं ये लिख सकता हूँ। और अगर मैं K1 को K2 से डिवाइड कर दूँ तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी K1 डिवाइडेड बाय K2 फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रिवर्स रिएक्शन का रेट इज इक्वल टू, मैथमेटिकली अगर मैं इसको इस साइड पर ले जाऊं तो ये H प्लस A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैथमेटिकल इक्वेशन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी और जो हमारा एसोसिएशन या सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, बल्कि मैं एक सेकेंड दोबारा आपके सामने इसको हल कर देता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए। मैंने कहा जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू K1 और रिएक्टेंट जो था फॉरवर्ड रिएक्शन में वो था HA, खाली एसिड था जो कि डिसोसिएट हो रहा था। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इट विल बी इक्वल टू, रिवर्स में K2 कहलाएगा और इसमें रिएक्टेंट्स थे H प्लस था और A नेगेटिव था। ठीक है, एक किधर गया, हाँ सही है। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम हमें पता है कि K1 K2 के बराबर हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो रेट ऑफ रिवर्स के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ K1, मैं इसको यूं लिख सकता हूँ K1 इज इक्वल टू K2H प्लस A नेगेटिव। अब मैंने क्या करना है, K1 डिवाइडेड बाय K2 करना है, तो ये हो जाएगा K1 डिवाइडेड बाय K2, ये HA उधर जाके इससे डिवाइड हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू H प्लस A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA। ठीक है, ये जो K1 ओवर K2 है इसको हम कहते हैं एसिड के केस में, एसिड में क्योंकि एसिड की बात कर रहा हूँ, HA यानी एसिड है, एसिड के केस में K1 ओवर K2 होता है Ka। तो Ka की वैल्यू क्या है, Ka इट इज इक्वल टू दिस वन, H प्लस इंटू A नेगेटिव डिवाइड बाय HA। Ka की वैल्यू है ये, और Ka है क्या, Ka जो है वो आपका एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। एसिड का, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ये Ka जो है वो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। क्या मतलब, ये मतलब कि जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है उस वो एसिड उतने ही ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस डोनेट करेगा, प्रोटॉन जो है डोनेट करेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसकी Ka की वैल्यू जो है वो लार्ज होगी। The large K value it means the formation of the products in the reaction is favored। क्या मतलब, यानी कि ये जो आपका रिएक्शन है इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं। Ka अगर ज़्यादा है इसका मतलब है कि HA ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन आयंस और A नेगेटिव के अंदर, तो हाइड्रोजन आयंस जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि आपका डिसोसिएशन ज़्यादा हो रहा है, हाइड्रोजन आयंस जो है वो ज़्यादा जो है वो डिसोसिएट हो रहे हैं, डोनेट हो रहे हैं। तो ज़्यादा डोनेट हो रहे हैं इसका मतलब है एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अ लार्ज Ka वैल्यू, अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज
इट मीन्स द एसिड इज लार्जली डिसोसिएटेड इनटू आयंस। यही हमने ब्रोंस्टेड लियोरी थ्योरी के अंदर पढ़ा कि जितना ज़्यादा कोई चीज़ डोनेट करता है एसिड, जितने ज़्यादा वो हाइड्रोजन आयंस डोनेट करेगा, इसका मतलब है कि वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर स्मॉल के वैल्यू है तो उसका मतलब है कि उसका एसिड जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो कम डिसोसिएट हो रहे हैं, कम अलहदा हो रहे हैं, कम सोल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, तो वो उतना ही क्या कहलाएगा, वीक एसिड कहलाएगा। तो के ए वैल्यू फॉर द मोस्ट वीक एसिड्स, ये रेंज है इसकी 10⁻⁻² टू 10⁻⁻14। अच्छा, जब आप इस के ए का लॉग ले लेंगे, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर लार्ज के ए वैल्यू है तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्मॉल के ए वैल्यू है इसका मतलब है कि वीक एसिड है। लेकिन अगर आप इसका लॉग ले लें, जब आप नेगेटिव लॉग ले लें इस वैल्यू का, तो नेगेटिव लॉग जब आप लेते हैं तो वो वैल्यू जो है वो रिवर्स हो जाती है। यानी कि अगर मैं पी के ए की बात करूं, अगर मैं नेगेटिव लॉगरिथम लूं के ए का, तो अगर के ए की वैल्यू लार्ज है और वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर उसका मैं पी के लूँगा तो पी के ए की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी। तो लार्ज के वैल्यू विल बिकम टू स्मॉल पी के ए वैल्यू, एंड स्मॉल के ए वैल्यू विल बी लार्ज पी के ए वैल्यू। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड का पी के ए वैल्यू जो है वो स्मॉल होता है, और वीक एसिड का पी के ए वैल्यू जो है वो बड़ा होता है। तो अगर किसी एसिड का द स्मॉलर वैल्यू ऑफ द पी के ए द स्ट्रॉन्गर द एसिड, वीक एसिड्स हैव अ पी के ए रेंजिंग फ्रॉम 2 to 14। ठीक है, सो ये जो है ना रिवर्स हो जाता है। इसके अंदर हम पीएच जब हम पढ़ेंगे तब भी ये पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन आयन की, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली बताया कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो उसका अगर आप नेगेटिव लॉग ले लें, जिसको आप पी से डोनेट करते हैं, तो वो वैल्यू जो है वो छोटी हो जाती है। इसी वजह से जो पीएच कम होता है, 0, 1, 2 अगर पीएच है तो उसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है आपकी सोल्यूशन के अंदर। वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, कंसंट्रेशन तो बहुत कम होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बेसिस, अगर आप बेस से कंपेयर करें तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और अगर आप उसका लॉग ले लेते हैं तो ज़्यादा वैल्यू जो होती है वो कम होके वैल्यू जो है वो उसकी स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। सिमिलरली अगर आप बेसिस की बात करें तो बेस जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है, और हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो उसने बना देना है। ठीक है, तो अगर हम सेम वही फार्मूला रखें के ए वाला, सेम वही फार्मूला है, उसी तरीके से रिएक्शन हो रहा है, उसी तरीके से इक्विलिब्रियम पर आ रहा है, के ए के वन के टू सेम वही फार्मूला है। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग के ए की जगह के बी हो जाएगा। ये बेसिस के लिए के बी यूज़ किया जाता है। इट विल बी इक्वल टू बी एच प्लस इंटू ओ एच कंसनट्रेशन नेगेटिव डिवाइडेड बाय बी, जस्ट लाइक दिस, जैसे हमने ऊपर ये डिस्कस किया। ठीक है, जैसे यहाँ हमने डिस्कस किया ये, इसी तरीके से के बी जो होगा वो हो जाएगा बी एच इंटू ओ एच नेगेटिव डिवाइडेड बाई बी। तो सेम वही बात है, अगर ग्रेटर वैल्यू होगी के बी की तो स्ट्रॉन्गर होगा बेस, अगर के बी की वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब है वीक है बेस। अगर हम पी के बी ले लें तो स्मॉलर वैल्यू होगी पी के बी, अगर पी के बी की वैल्यू अगर स्मॉल है तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस है, और पी के बी की वैल्यू अगर लार्ज है तो उसका मतलब है कि वीक एसिड है। सिमिलरली वही केस है जो कि हमने पहले के ए के बारे में डिस्कस किया। और एक और चीज़ कि अगर हम पी के ए और पी के बी इन दोनों को प्लस कर दें, इट विल ऑलवेज बिकम 14। ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं। वाई इट इज़ 14, पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14, ये क्यों होता है ये अभी हम डिस्कस करते हैं। बल्कि मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये क्यों आया है पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14। असल में ये वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो इक्वल होते हैं। वाटर जब डिसोसिएट होता है रूम टेम्परेचर पर तो वो बनाता है हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, सो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो होती है
वो होती है 10⁻⁻⁻⁷, ठीक है। ये होती है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। और सिमिलरली अगर हम OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहें, वो भी सेम यही होती है, वो भी होती है 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस जो हैं वो दोनों प्रेजेंट होंगे, कुछ हाइड्रोजन आयंस होंगे, कुछ हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो प्रेजेंट होंगे। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो ये ये आ जाता है आंसर हमारे पास 10⁻⁻14, क्योंकि पावर्स जो है वो प्लस हो जाएंगी। अब 10⁻⁻14 का अगर हम लॉग ले लें, नेगेटिव लॉग ले लें, तो pKa प्लस pKb, या फिर आप इन केस ऑफ वाटर आप कह सकते हैं pH प्लस pOH, अगर हम इनको प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 14, इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर आपने इन दोनों को प्लस करते हैं, हाइड्रोजन आयंस की इन दोनों की कंसंट्रेशन को प्लस करते हैं, इट विल बी 10⁻⁻14, और अगर आप इसका लॉग ले लें, अगर आप इसका लॉग ले लें तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 14, ठीक है। तो सिमिलरली यही केस है, इस केस में भी हमारे पास हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस बन रहे हैं एसिड और बेस की केसेस में। तो इस केस में भी सेम हम यही इसी वजह से जो है वो 14 इसकी वैल्यू आती है। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं एसिड्स और बेसिस के, pKa और Ka और pKb वैल्यूज़ हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड Ka वैल्यू जो है वो उसकी बड़ी होगी और pKa वैल्यू जो है उसकी स्मॉल होगी, एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली बेस के केस में भी यही है। ये जो आपके सामने वैल्यूज़ हैं ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि डिसोसिएट होते हैं सोल्यूशन के अंदर। जब वो डिज़ोल्व होते हैं तो वो कैट आयंस और एन आयंस के अंदर जो है वो डिसोसिएट होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो जाते हैं सोल्यूशन के अंदर, और इन्हीं की वजह से, इन आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोल्यूशन के अंदर से फ्लो करती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये आयंस बनेंगे उतनी ही ज़्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करेंगे। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मीन मोर आयंस और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स लेस आयंस, ठीक है। और ज़्यादा आयंस होंगे तो ज़्यादा ही इनकी कंडक्टिविटी होगी सोल्यूशन के अंदर। सो इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर ये कुछ डिफरेंसेस हैं। These are the substances, electrolytes, which that produce ions when dissolved in a solvent. Non-electrolytes do not produce ions in the solvent, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे? जो कि पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, थोड़े से आयंस बनाते हैं, ठीक है। सो ये पोलर कंपाउंड्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ये सिंपल बेसिक चीज़ें हैं, एग्जांपल सामने मेंशन है आपके सामने। ये मैंने आपको बात बताई थी कि जब वाटर की बात करते हैं तो वाटर के अंदर कंटिन्यूसली डिसोसिएशन प्रोसेस चल रहा है रूम टेम्परेचर के ऊपर। वाटर जो है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस के अंदर जो है वो डिसोसिएट होता रहता है, और हाइड्रोजन आयंस जो है वो मैंने बताया था कि वो दोबारा से वाटर के साथ रिएक्ट करते रहते हैं, ऑलरेडी प्रीवियसली बात डिस्कस हो चुकी, और वो बना देते हैं हाइड्रोनियम आयंस। तो इसी वजह से हम अक्सर वाटर की इक्वेशन लिखते हैं, वाटर ब्रेक इनटू हाइड्रोनियम आयंस प्लस हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। तो हम ये नहीं लिखते ज़्यादातर, क्योंकि ये जब थोड़ी देर के लिए प्रोड्यूस होता है फ़ौरन रिएक्ट कर देता है, तो हम फिर ये इक्वेशन लिखते हैं कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स ये डिसोसिएट हो रहे हैं हाइड्रोनियम आयंस में और हाइड्रोक्साइड आयंस के अंदर, ठीक है। अब आ जाती है हमारी इम्पॉर्टेंट बात पीएच की, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर ड्रग जो है वो सॉल्युबल, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो पीएच के ऊपर डिपेंडेंट है। ये बात थोड़ी सी अभी मैं आपको बता देता हूँ कि सॉल्युबिलिटी जो है वो होती है पोलर सब्सटेंसेस की, पोलर सॉल्वेंट के अंदर, और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर के अंदर डिज़ोल्व होगी, ठीक है। अगर आयनाइज हो जाएगी आपकी ड्रग, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो वाटर के अंदर या एक्वस मीडिया के अंदर ज़्यादा अच्छी सॉल्युबल होगी, ठीक है।
मैंने आपको क्लास में भी प्रीवियसली डिस्कस ये किया था कि हर ड्रग के दो पार्ट्स होते हैं। एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है जिसे हम वाटर लविंग पार्ट कहते हैं, और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है जिसे आप वाटर हेटिंग पार्ट कहते हैं। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो लिपिड लविंग भी कह सकते हैं आप, यानी कि ये लाइपोफिलिक पार्ट होता है, यानी कि ये लिपिड में ज़्यादा डिज़ोल्व होगा, और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो वाटर में ज़्यादा डिज़ोल्व होगा। ठीक है, सो अगर हम ड्रग को ऐड करते हैं और वो आयनाइज हो जाएगी तो उसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर और एक्वस मीडिया के अंदर जो है वो बड़ा अच्छा डिज़ोल्व हो जाएगा, और फिर वो मूव करेगी बॉडी के अंदर, और मूव करने के बाद जो है वो एब्जॉर्ब होगी। सो व्हाट इज़ पीएच एक्चुअली? पीएच इज़ द लॉगरिदम, हम लॉग लेते हैं, लॉगरिदम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इस केस में रेसिप्रोकल, ये देखिए आपके सामने जो है ये रेसिप्रोकल लिया हुआ है, हमने हाइड्रोजन आयन का रेसिप्रोकल लिया हुआ है। इस रेसिप्रोकल हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल, और उस रेसिप्रोकल का जब आप लॉग लेंगे वो कहलाएगा पीएच। और हमें पता है कि जब हमने लॉग इस तरह किसी चीज़ का लेना होता है रेसिप्रोकल का, तो हम इसको रेसिप्रोकल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं नेगेटिव साइन से। तो हम इसका इस सेम मतलब है, इसका और इस चीज़ का सेम मतलब है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन। नेगेटिव लॉग का मतलब यही है कि हम इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं। तो इस बात को ये मैं जो प्रीवियसली भी डिस्कस कर रहा था आपसे कि जितनी बड़ी कंसंट्रेशन होगी जब आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वैल्यू छोटी आएगी। यानी कि अगर pH छोटा है, pH 0, 1, 2 यानी कि 1, 2, 3, 4 यानी कि लो pH है, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की pH जो है वो कम होती है। ठीक है, सो H प्लस जो है इट इज़ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटॉन्स which is present, the number of the moles of the hydrogen ions present per liter of the solution। per liter of the solution जो है वो कितने moles of आपके हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और मैंने बताया आपको जब वाटर रूम टेम्परेचर पे डिसोसिएट होता है तो उस पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है 1 into 10 raised to power -7, और हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन होती है 1 into 10 raised to power -7। ये दोनों सेम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर ये दोनों सेम वैल्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो अब आप ये देखें कि ये 1 into 10 raised to power -7 ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, ये वैल्यू है 0.000000 6 दफ़ा 0 फिर 1, ये इतना स्मॉल वैल्यू है पीएच की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इस स्मॉल वैल्यू की हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको पीएच में कन्वर्ट करते हैं, इसका लॉग लेते हैं, और वो भी हम रेसिप्रोकल लेते हैं लॉग का, विच इज़ कॉल्ड पीएच। पीएच आपके सामने यहाँ मेंशन है। मैंने बताया कि जब पीएच कम है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब ये देखें, यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी वैल्यू तो बढ़ रही है 1, 2, 3, 4, 14 बढ़ रही है, लेकिन ये आप भूल रहे हैं कि पीछे माइनस साइन भी है। तो -14 वैल्यू बहुत कम है, -1 वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। -1 वैल्यू का मतलब है 0.01, और -14 0.0000, ये 13 ज़ीरोज़ के बाद जो है 1 आएगा। ठीक है, सो ये आपका रेसिप्रोकल है। तो 10 raised to power -1 जो है वो आपकी बड़ी वैल्यू है, 10 raised to power -14 जो है वो आपकी बड़ी वैल्यू है। मोर एसिडिक सॉल्यूशंस, लोअर पीएच लेस देन 7, ये पता है हमें, अगर हायर पीएच होगी ग्रेटर देन 7 होगी तो वो आपका अल्कलाइन पीएच है। ठीक है, इतनी बेसिक सी बात, ये बार बार ये आपको जो रिपीट कर रहा हूँ इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिकल फार्मेसी, इन फार्मास्यूटिक्स। जब आपने प्रिपेयर करना है सॉल्यूशन, और अभी हमने इसको कैलकुलेट करना है आगे चल के, और
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये लास्ट, इसके बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये लास्ट चीज़ है जो कि हम इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि पीएच के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग हो, अगर एक डिजिट कम हो, अगर 3 से 2 पीएच हो गया, या 2 से 3, या 3 से 4, 1 अगर चेंज आ रही है नंबर में, अगर 1 पीएच चेंज हो रहा है, तो असल में हो क्या रहा है? इट इज़ 10-fold इंक्रीज इन प्रोटॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर 10⁻⁻6 है, इससे कन्वर्ट होगा, अगर मेरा 10⁻⁻6 है तो पीएच क्या होगा? 6 है। 10⁻⁻5 है तो पीएच क्या है? वो 5 है। तो अगर मेरा पीएच 6 से 5 में कन्वर्ट हो रहा है तो मेरी यहाँ देखें 10 टाइम्स जो है वो फ़र्क पड़ रहा है। 10 टाइम्स क्यों पड़ रहा है? बिकॉज इसकी बेस 10 है, ये उसकी पावर है। पावर पे जब हम बात करते हैं तो यानी 10 गुना जो है वो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। 6 से 5 पीएच कम हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। -6 वैल्यू छोटी है, -5 वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो ये 10 टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है। एवरी 10-fold इंक्रीज इन प्रोटॉन कंसंट्रेशन ड्राइव्स द पीएच डाउन बाय 1, क्योंकि ये जितना ज़्यादा पीएच होगा उतनी आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी, और जितनी इंक्रीज इन यानी कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही पीएच जो है वो आपका कम होगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। फाइनली व्हेन पीएच फॉल्स फ्रॉम 5 to 4.7 देयर इज 2 टाइम्स इंक्रीज इन द आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ये आप सवाल कर सकते हैं बिल्कुल कि ये 2 टाइम्स क्यों है। ठीक है, ये 10⁻, पहले -5 था, अब हो गया 10⁻⁻4.7। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये सवाल कर सकते हैं कि ये 2 गुना जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज क्यों हो रहा है। तो इसका आंसर ये है कि अगर आपने इसको समझना है तो मैं इस जगह आपको लिख के बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि पहला एक पीएच है 10⁻⁻5 और एक पीएच है 10⁻⁻4.7। ठीक है, सो अगर 10⁻�5 आप करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.00001। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपकी वैल्यू आएगी 1.99 करके आती है। तो आप इसको कर लें 0.00002। ठीक है, 1 2 3 4, यस। सो 10⁻⁻5 आता है 0.001, ये 10 आता है 0.002। अब आप चेक करना चाहते हैं कि ये इंक्रीज़ कितना हो रहा है, या वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कितनी हो रही है। तो इसको करने का क्या तरीका है कि आप 0.0002 डिवाइडेड बाय 0.0001 कर दें तो आपके पास आएगी 2। तो ये 2 गुना इंक्रीज़ हो रही है वैल्यू। दैट्स वाई जब ये इतनी वैल्यू आपकी 5 पीएच से 4.7 कम होती है तो 2 टाइम्स डबल हो जाती है आपकी इनिशियल वैल्यू का ये डबल हो जाता है। ठीक है, सो पीएच के अंदर इतना फ़र्क आ जाता है जब वैल्यूज़ में, अगर आपने फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करनी है किसी भी केमिकल का पीएच आपने फाइंड आउट करना है और आपने 5 के बजाय 4.7 कर दिया तो कैलकुलेशंस कहाँ से कहाँ चली जाएंगी और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दैट्स वाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन इन फाइंडिंग आउट द पीएच। और जब हम टाइट्रेशंस करते हैं और जब हमने इस पीएच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या अपने पीएच मेंटेन करना है किसी सोल्यूशन का, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल because a slight difference in calculation of the pH value will actually result in a large difference in the concentration of hydroxide and hydrogen ion concentration in reality. So that's why it is very important to be very precise. Inshallah next class में हम जो है वो हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और pKa और pH का एक रिलेशनशिप जो है वो पढ़ेंगे।
के ए और पी के ए अभी हमने, अगर मैं ओवरव्यू करूं इस टॉपिक को जो अभी हमने डिस्कस किया है, हमने कुछ इसकी इंपॉर्टेंस, कुछ इसकी एप्लीकेशन शुरू में डिस्कस की, बेसिस की टाइप्स पढ़ी, अरेनियस, ब्राउनस्टेड लोरी और लुईस एसिड थ्योरी क्या थी, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने फिर ये एसिटिक और ग्लेशियल एसिटिक एसिड के बारे में डिस्कस किया, आयनाइजेशन क्या होती है, डिसोसिएशन, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क जो है इसको डिस्कस किया। फिर डिसोसिएशंस को ही आगे लेके हम चलते रहे और डिसोसिएशन का कांस्टेंट काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो किस तरीके से इन दो साइंटिस्ट ने, मैक्सिमिलियन गिल्बर्ग एंड पीटर वैग ने जो है वो प्रोड्यूस किया था। और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए, ये हमने इसको ड्राइव करना सीखा। फिर बेसिस के बारे में, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको आप के बी पढ़ते हैं। फिर हमने लॉग और नेगेटिव लॉग का रोल देखा कि हम स्मॉल वैल्यूज़ को किस तरीके से लार्ज वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ये भी थोड़ा हमने रिव्यू किया। हाइड्रोनियम आयंस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस की। और फाइनली पीएच के बारे में हमने डिस्कस किया कि व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू calculate the pH and how the change in a single digit or even a small values in pH affects the hydrogen and hydroxide concentrations. आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर चीज़ समझ नहीं आई, कोई भी क्वेश्चन है, आप वीडियो के नीचे मुझे अपना आईडी से आप आईडी लिख के मैसेज कर दें, क्वेश्चन कर लें। मैं आपको जो है वो रिप्लाई वैसे कर दूंगा, या कहते हैं अगर ज़्यादा चीज़ समझने वाली होगी तो फिर इसके ऊपर और वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।